हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग सभी जेपीएससी का एग्ज़ाम लिख चुके हैं और अब हम लोग जेपीएससी मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगे हुए हैं कि हम लोग क्वेश्चन कैसे लिखने सीख सकते हैं। आज एक क्वेश्चन लिए हैं, इसको देखिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय संसद की शक्तियों का उल्लेख करते हुए संसद की स्वायत्तता संबंधी स्थिति का परीक्षण करें, साथ ही राज्यसभा एवं लोकसभा की शक्तियों में अंतर को स्पष्ट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है, आप वैसे स्टूडेंट हैं जिसको समझ में आ गया है कि हमको क्या लिखना है, तो बहुत बढ़िया। और अगर कोई स्टूडेंट है जिनको क्वेश्चन पढ़ते वक्त में बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, वैसे स्टूडेंट्स थोड़ी देर रुक करके पॉज कीजिएगा वीडियो, लेकिन पहले एक बार मेरी बात को सुनिए। आपको इतना पता है कि भूमिका सबसे पहले लिखना है और निष्कर्ष सबसे लास्ट में। ये दो बात तो अब तक में आपके माइंड में क्लियर हो चुका है। अब बीच का स्टेप हम कैसे छांटते हैं, उसको मतलब कैसे डिफाइन करते हैं वो सीखिए। या तो आप एक पेपर अभी फ़िलहाल ले लीजिए और लिखिए सबसे पहले भूमिका, और सबसे लास्ट में कोशिश करेंगे निष्कर्ष लिखना। फिर बीच बीच में आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, उसको तोड़ते जाएंगे और नोट करते जाएंगे कि आपका इसके बाद लिखना क्या है। तब आपको ढांचा तैयार हो जाएगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे कि भारतीय संसद की शक्तियों का उल्लेख करते हुए, मतलब कि भारतीय संसद की शक्तियाँ। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो पेंसिल ले लीजिए और पेंसिल से यहाँ पर दूसरा लगाइए, क्योंकि पहला तो आपका हो गया भूमिका। सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे, फिर भारतीय संसद की शक्तियाँ हैं तो आप इसको दूसरा लगाइए, मतलब कि आप फिर लिखिएगा भारतीय संसद की शक्तियाँ। ठीक है, उल्लेख करते हुए संसद की स्वायत्तता संबंधी स्थिति का परीक्षण करें। तो अब दूसरा वर्ड हमको मिल गया संसद की स्वायत्तता संबंधी स्थिति। तो अब तीसरे में हम लिखेंगे भारतीय संसद की स्वायत्तता संबंधी स्थिति का परीक्षण। ठीक है, पहले में हम आपको बताए थे इससे पहले कि किस तरह से लिखते हैं। आज हम आपको क्वेश्चन को डायरेक्टली तोड़ने सिखा रहे हैं कि आप खुद से कैसे स्टेप को लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखा है कि साथ ही राज्यसभा एवं लोकसभा की शक्तियों में अंतर। तो जब यहाँ से हमको लिखा राज्यसभा एवं लोकसभा की शक्तियों में अंतर, तो यह हमारा चौथा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा लगाए थे संसद की स्वायत्तता संबंधी स्थिति में, तीसरा पॉइंट लगाइए पेंसिल से। और फिर राज्यसभा एवं लोकसभा की शक्तियों में अंतर बोला है तो ये चौथा पॉइंट लगाइए। और फिर आपको पांचवा याद है कि आपको निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, एक चीज और ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पर लिखा है राज्यसभा एवं लोकसभा की शक्तियों में अंतर, तो ये एक ही जगह सिमट गया यह टॉपिक। लेकिन अगर ये पूछता कि राज्यसभा एवं लोकसभा की शक्तियों को भी स्पष्ट करे, तो लोकसभा की शक्तियां अलग और राज्यसभा की शक्तियां अलग टॉपिक बनता आपको, और आप लिखते एक स्टेप और आगे आपका आगे बढ़ जाता। समझ में आया बात को कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या ढांचा तैयार किए। सबसे पहले ढांचा में पढ़े कि हम लोग को भूमिका लिखना है। फिर दूसरे में हम लोग देखें कि हमसे पूछ क्या रहा है, भारतीय संसद की शक्तियों का उल्लेख करते हुए, यानी कि भारतीय संसद की शक्तियां हमको सबसे पहले उसको बताना पड़ेगा। उसका उल्लेख करते हुए संसद की स्वायत्तता संबंधी स्थिति का परीक्षण करें। अब आपको संसद की स्वायत्तता मतलब उसको कितना फ्रीडम मिला हुआ है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, साथ ही राज्यसभा एवं लोकसभा की शक्तियों में अंतर बताइए। तो लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियों में अंतर, और अगर दोनों के शक्ति के बारे में केवल आपको डिफाइन करने बोलता तो यहाँ एक और पार्ट बनाते। ठीक है, लोकसभा का शक्ति अलग लिखते, राज्यसभा की शक्ति अलग लिखते, लेकिन ये अंतर बोला तो मेरे पास एक ही टॉपिक बन गया। अंतर तो हम एक बीच में पार्टीशन करेंगे और दोनों साइड उसका अंतर बताएंगे, है ना। और उसके बाद निष्कर्ष तो आप जानते हैं। तो समझ गए कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे तोड़ते हैं और कैसे ढांचा तैयार करते हैं, कि हम लोग को बनाना कैसे है और लिखना कैसे है। हमको लगता है कि आप समझ गए। ठीक है, तो चलिए, आप अगर एक कॉपी पर लिखे हैं तो अब आपको पता चल गया है कि पहले में हमको क्या लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है, तीसरे में, और कब हमको उस क्वेश्चन को अंत कर देना है। ठीक है, तो अब आप देखिए सबसे पहले भूमिका, हम लोग सबसे पहले का भूमिका ही बांधते हैं। अब एक चीज़ और सीखिए, ये पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं नो डाउट, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा कोशिश करते हैं कि कोई कोटेशन के साथ अपने आंसर को शुरू करना। अगर किसी कोटेशन के साथ आंसर शुरू करते तो थोड़ा प्रभावी लगता है, पेपर भी देखने में अच्छा लगता है और उनको भी लगेगा कि कुछ आप जानते हैं। ठीक है, तो एक काम हम लोग करते हैं, कोटेशन के साथ शुरू करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। अगर ये साइंस का होता तो परिभाषा लिखते और परिभाषा के नीचे उसको परिभाषित करने वाले इंसान का नाम लिखते, वैज्ञानिक का नाम लिखते, वो भी अच्छा लगता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि अगर आप यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर हम लोग ये पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हम लोग ज़्यादातर अपने अनुच्छेद
धारा पर ध्यान रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं तो लिखिए। जैसे कि अगर आपको सुन के नोट डाउन भी कर लेना है तो कर लीजिए। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहे थे, यही संसद और की शक्ति को लेकर के कहे थे, संसद को लेकर कहे थे कि संसद केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की इच्छा का दर्पण है। तो हम लोग यहाँ बहुत अच्छा से लिखते, संसद केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, फिर डैश देते, फिर नीचे लिखते बल्कि यह राष्ट्र की इच्छा का दर्पण है। ठीक है, इसको इन्वर्टेड कोमा में डालते, फिर यहाँ पर नीचे उनका नाम लिखते, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, फिर इसको स्टार्ट करते तो कॉपी थोड़ा और ब्यूटीफुल लगता है। ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। एक हम बोले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या कि संसद केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र की इच्छा का दर्पण है। एक कोटेशन हो गया। अगर आप पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित हैं तो उनका कोटेशन कुछ लिख दीजिए। जैसे उनका कथन था कि संसद लोकतंत्र का वह मंदिर है जहां राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है, इसकी शक्ति जनता के विश्वास में निहित है। ये भी लिख सकते हैं आप। अगर अभी हाल में इसको लेकर के एक कथन आया था, अभी तो एक कंट्रोवर्सी कुछ दिन पहले ही गया है, जगदीप धनखड़ जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति थे, उस समय भी पॉलिटिकल बड़ी चीज़ें चल रही थी, है ना, बहुत अटकल लग रहा था, बहुत तरह की चीज़ें हैं, वो आप छोड़ दीजिए। तो उस समय उन्होंने भी एक स्टेटमेंट में कहा था कि संसद सर्वोच्च है और यह राष्ट्र की संप्रभुता का प्रतीक है। हम भारत के लोगों की इच्छा संसद के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती है। तो एकदम रिसेंट का ये कथन है, अगर आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर नीचे आराम से लिख दीजिए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, वो भी एक चर्चित व्यक्ति है, उनका भी कथन हम लोग कोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप 3 में से 4 में से आप जिसको भी पसंद करते हैं, जिनका भी कथन आपको याद रह जाता है, आप वहाँ कोट कर दीजिए। नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा। अब चलिए इसको भूमिका बांध रहे हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर होता है। अनुच्छेद दिए, अच्छा है, अनुच्छेद देना है। भारतीय संसद केंद्र सरकार का विधानमंडल है। संविधान द्वारा भारतीय संसद को विधायी, कार्यकारी, वित्तीय, संवैधानिक, निर्वाचन संबंधी, न्यायिक एवं अन्य शक्तियां प्रदान की गई हैं। एक और भारतीय संसद की शक्ति काफी व्यापक एवं असीम है, तो वहीं इन शक्तियों एवं संसद की स्वायत्तता पर कुछ पाबंदियां भी विद्यमान हैं। भारतीय संसद में विद्यमान दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा, अपनी संविधान प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के माध्यम से लोकतांत्रिक परंपरा को समृद्ध कर रहे हैं। तो आप भूमिका लिख लिए। फिर आप क्या सोचे थे कि आपको फिर लिखना है भारतीय संसद की शक्तियां, तो आपको यहाँ स्टेप 2 लिखते नहीं हैं। ठीक है, ये स्टेप 2 वाला जो लाइन है ये आपके माइंड में है, आप इसको डायरेक्टली लिख नहीं देंगे। ठीक है, ये स्टेप 2 आपको खाली समझाने के लिए, स्टेप 1 केवल समझाने के लिए, लिखना नहीं है आपको भूमिका लिखना है। वो भी हम लोग जनरली भूमिका को लिखते नहीं हैं, शुरू करते हैं भूमिका को, भूमिका और निष्कर्ष को निष्कर्ष लिख करके हम लोग नहीं लिखते हैं आंसर। ठीक ना, वो अपने आप समझा जाता है कि हाँ शुरू वाला है तो शुरुआत हो रहा है तो ये भूमिका है, और लास्ट में कोई अपना आंसर को एंड कर रहा है तो वो निष्कर्ष है ना, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। चलिए, तो अब हम लोग लिख रहे हैं भारतीय संसद की शक्तियां। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ बहुत सारा पॉइंट दिया है, विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, संवैधानिक शक्तियाँ, निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और अन्य शक्तियाँ। इसको आप जैसे भी ड्रॉ करके बनाना चाहते हैं, पहले एक बार यहाँ क्या कीजिए, जब आप ये टॉपिक लिखते हैं भारतीय संसद की शक्तियाँ, तो चाहे बीच में इसको लिख करके ऐसे 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 जैसे आपको मन है वैसे, या इधर साइड में इसको लिख दिए भारतीय संसद की शक्तियाँ, और फिर बहुत सुंदर से एरो दे दे के लिखें। तो ये आरेख जो कितने तरीके से आप खींच सकते हैं उसको हम एक बार आपको दिखा देते हैं, तो आप उस हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये है, आप इस टाइप से डिज़ाइन बनाइए, ये भी बना सकते हैं, ये भी अच्छा लगेगा, ये तो नॉर्मल हम लोग हर जगह बनाते हैं, ये भी अच्छा लगता है। यहाँ भी कुछ लिख के उसको भी बहुत सुंदर से घेर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। मेरा तो ये पेन ही मेरे हाथ से नहीं चलता है बहुत ज़्यादा, इसे हम इसको बहुत ज़्यादा लिख नहीं पाते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। इसके अलावा इधर भी है,
ठीक है, इस सबका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। और हर आंसर में जब आप कॉपी पर आंसर लिखें तो कोशिश करें कि हमेशा एक नया टाइप से पैटर्न बनाएं, ताकि आपको धीरे धीरे याद हो। देखिए ये भी पैटर्न अच्छा लगेगा, जो भी लगता है थोड़ा सा कॉपी अट्रैक्टिव लगता है देखने में, ठीक है, इसलिए इस टाइप का जो भी है उसको यूज़ कीजिए। और ये बहुत हार्ड नहीं होता है, 1 से 2 में आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ठीक है, इसको भी देख लीजिए। इधर ये इस टाइप से भी हम लोग डिज़ाइन बना करके लिखते हैं, ठीक है, इसको साइंस में भी बहुत यूज़ करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको वहाँ पे सजा के लिख सकते हैं आप, है ना। ये सबको एक बार स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा आप लोग। तो फिर हम कहे थे कि सबसे पहले क्या करना है, कोई भी इसको हम लोग बीच में लिखें, फिर चारों तरफ इसका सब जितना भी टॉपिक है, विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, संवैधानिक शक्तियाँ लिख दिए। उसके बाद एक एक करके डिफाइन करना शुरू करेंगे, ठीक है। और डिफाइन करेंगे तो उसको भी पॉइंट वाइज डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कम शब्दों में, क्योंकि आपके पास लिखने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास बहुत पेज भी नहीं है। और अगर एक पर ज़्यादा समय लगा दीजिएगा तो दूसरा आंसर छूट जाएगा, तो लॉस बहुत भयंकर आपको लगेगा। इसलिए हम पूरा सेंटेंस नहीं, जैसा समाचार में नहीं सुनाती है आधा आधा, उसी टाइप से लिखते हैं। खाली पॉइंट को पूरा सेंटेंस उतना ही दूर तक कंप्लीट करना है जिसमें कि वो समझ आप भी जाए और कोई नया आदमी पढ़े तो भी वो भी समझ जाए, समझे। एकदम आधा अधूरा नहीं लिखते, लेकिन इतना लिखते हैं कि आप भी उस सेंटेंस का मर्म समझ जाए और अगला कोई नया जन पढ़े तो वो भी उस सेंटेंस का मर्म समझ जाए, ठीक है, उतना ही लिख के चलते हैं। तो पहला है विधायी शक्तियाँ। संसद का प्राथमिक कार्य देश के संचालन के लिए विधियाँ बनाना है। इसके पास संघ सूची के विषयों तथा अवशिष्ट विषयों, वे विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है, पर विधि बनाने का विशिष्ट अधिकार है। पुनः 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य किसी विषय पर विवाद होता है तो संसद समवर्ती सूची के विषयों पर भी विधि बना सकती है। संविधान संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी असामान्य परिस्थितियों में विधि बनाने की शक्ति देता है, ठीक है। ये तो विधायी शक्तियों को आप डिफाइन किए। अभी जो आपको हम बोले थे कि पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कीजिएगा और कम शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो सुनिए, शुरुआत में अगर आप पहला, दूसरा या 5वां तक आंसर लिख रहे हैं तो ये कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में ये चीज़ आप नहीं कर पाइएगा। सेंटेंस आपसे बहुत ज़्यादा उसको आप क्या कहते हैं, कंपाइल नहीं कर पाइएगा, उसको शॉर्ट नहीं कर पाइएगा, धीरे धीरे होने लगता है, ठीक है। जैसे जैसे आंसर और हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो वो आप धीरे धीरे खुद ही उसको शॉर्ट करने सीख जाइएगा। शुरुआत में जैसे भी लिखते हैं लिख लीजिए खाली। चलिए, अब दूसरा है कार्यकारी शक्तियाँ। भारत में शासन का संसदीय रूप स्वीकार किया गया है, जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद कार्यपालिका पर प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अन्य चर्चाओं के जरिए नियंत्रण रखती है। वित्त शक्तियाँ। अब अगला है वित्त शक्ति, इसको पढ़िए। संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका ना किसी कर की उगाही कर सकती है और ना ही कोई कर लगा सकती है और ना ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। इसलिए बजट को स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। बजट के माध्यम से संसद सरकार को आगामी वित्त वर्ष में आय एवं व्यय की अनुमति प्रदान करती है। पुनः संसद लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के माध्यम से सरकारी खर्चों की भी जांच करती है और उस पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। संवैधानिक शक्तियाँ। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। यह संविधान के किसी प्रावधान को जोड़कर, समाप्त करके या संशोधित करके इसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है, लेकिन फिर असीमित नहीं है, वो हम लोग आगे लिखेंगे। लेकिन अभी हम शक्तियाँ केवल बता रहे हैं, तो बताएंगे कि हाँ, संशोधन किया जा सकता है संविधान में। निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ। संसद चुनाव संबंधी भी कार्य करती है या भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। न्यायिक शक्तियाँ। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये शक्ति बता रहे हैं हम लोग। फिर अन्य शक्तियों में भी इंपॉर्टेंट है, संसद के अन्य शक्तियों में शामिल है, यह देश में विचार विमर्श का सर्वोच्च मंच है। यह विचार विमर्श हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आत्मा है। यह तीनों तरह के आपातकाल, राष्ट्र, राज्य और वित्त की संतुति करती है। यह राज्यों के क्षेत्र, सीमा एवं नाम में परिवर्तन कर सकती है। यह संबंधित राज्य के विधानसभा की स्वीकृति से विधान परिषद की समाप्ति या उसका गठन कर सकती है। इस तरह स्पष्ट है कि भारतीय संसद की शक्तियां व्यापक हैं,
लेकिन ब्रिटिश संसद की तरह असीम नहीं है। अब हम लोग इस बात को डिफाइन करना शुरू करेंगे, ठीक है। भारतीय संसद की स्वायत्तता संबंधी स्थिति का परीक्षण। फिर आप कोई कोटेशन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कोटेशन हम लोग नहीं भरते हैं, ठीक है। अति कोई चीज़ का अच्छा नहीं होता है, हमेशा भरना सही नहीं है। कहीं कहीं हम लोग एग्जाम्पल देके भी चलेंगे, कहीं कहीं हम लोग केस स्टडी भी देख लेंगे, ठीक है। पॉलिटी अपने आप में बहुत खूबसूरत बनता है आंसर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय संसद को संविधान द्वारा महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं, पर भारतीय संसद की शक्तियां असीम नहीं हैं तथा इस पर निम्न प्रतिबंध आरोपित हैं। पहला लिखा है कि भारत में लिखित संविधान है तथा संविधान द्वारा सभी अंगों को शक्तियां एवं उन पर पाबंदी भी लगाई गई है। अतः भारतीय संसद की भी कुछ सीमाएं हैं जो भारतीय संसद के गैर संप्रभु होने का प्रतीक हैं। भारतीय संसद द्वारा पारित कानून के संदर्भ में न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन के माध्यम से समीक्षा कर सकता है तथा संविधान से असंगत होने पर निरस्त भी कर सकता है। अतः भारतीय संसद की प्रकृति गैर संप्रभु है। अब यहाँ पर आप तरह तरह का केस स्टडी डाल सकते हैं, ठीक है, उदाहरण डाल सकते हैं, जैसे कि मिनर्वा मिल्स वाला था, केशवानंद भारती मामला था, ठीक है। और भी बहुत सारा मामला आप लोग जो भी याद करके रखे हों, जो भी जिससे अटैच हो सके, जिस पर वो उदाहरण सूटेबल हो सके, यहाँ पर धूमधाम से एकदम वो सब लिखिए, है ना, तो अच्छा मार्क्स मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त है, किंतु संविधान के आधारभूत संरचना में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। अतः संसद पूरी तरह से संप्रभु नहीं है। केशवानंद भारती मामले 1973 में न्यायालय द्वारा संविधान संशोधन की शक्ति को मर्यादित किया गया था। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो था 1980 वाला, वो भी आप न्यायपालिका और संसद के बीच जो शक्ति का संतुलन दर्शाता है, उसको भी आप उदाहरण के तौर पर यहाँ लिख सकते हैं। अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, लेकिन यह व्यवहार में अर्ध संघीय प्रकृति का है, जिसके कारण संविधान संशोधन में संसद की शक्ति सीमित होती है तथा 7वीं अनुसूची में विधायी कार्यों का बंटवारा है। भारतीय संविधान में सरकार के प्रमुख तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में किसी भी सर्वोच्चता की बात नहीं की गई है, तभी तो एक संतुलित शक्ति प्रदान की गई है तथा तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होने के साथ ही एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। अगला है पॉइंट, संसद का अभिन्न अंग होते हुए भी राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कानून पर वीटो की शक्ति का प्रयोग करता है, तो कहीं ना कहीं यह संसद की शक्ति को सीमित करने के समान है। यहाँ उदाहरण देके जरूर चलिए। यहाँ 1 से 2 हम लोग उदाहरण देके चलेंगे। जैसे कि पहला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पॉकेट वीटो, ठीक है। यहाँ 1 लिखिए, मेरे से ये पेन से नहीं लिखाता है, मेरे राइटिंग पर मत जाइएगा। पॉकेट वीटो दे करके डैश देकर यहाँ लिखिए ज्ञानी जैल सिंह और भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। फिर एक निलंबनकारी वीटो जिसको हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और लाभ का पद विधेयक 2006 डाल करके लिख सकते हैं। 2 उदाहरण तो इसके लिए काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों मामला आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो इसके बारे में थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, हम एकदम शॉर्ट में इसको बता के चलेंगे, ठीक है। पॉकेट वीटो, ज्ञानी जैल सिंह और भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986, एकदम डेट और तारीख लिखना अच्छा रहता है, ठीक है। संसद एक कानून पारित किया था जो सरकार को लोगों की चिट्ठी पढ़ने का अधिकार दे देता था, ठीक है। तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को लगा कि नागरिकों का जो प्राइवेसी वाला फैक्टर है वो उसके तो खिलाफ है, तो उन्होंने वीटो का प्रयोग कर लिया। जब दोनों सदनों से पास होकर उनके पास पहुंचा कानून तो नहीं था, उनके पास जब पहुंचा तो वो हस्ताक्षर नहीं किए और उसको क्या किए, चुपचाप रखे रह गए। और वो चुपचाप जो रखे रह गए उसी को कहा गया कि वो अपने जेब में उसको रख लिए, पॉकेट में रख लिए, इसी को पॉकेट वीटो कहा गया, ठीक है। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है उनसे जोड़ते हैं हम लोग निलंबनकारी वीटो, ठीक है। उसके उदाहरण में आप ये विधेयक जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और लाभ का पद विधेयक 2006, ये पूरा बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है, उदाहरण दे करके। संसद ने लाभ का पद से जुड़ी अयोग्यता से बचने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया था ताकि नेताओं की कुर्सी थोड़ी बच जाए। तो ये बात भी इनको, जब हमारे राष्ट्रपति साहब को पद पसंद नहीं था तो वो क्या किए कि पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिए। तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिए, फिर दोबारा जब वो पास होकर फिर आ गया, तब तो आप जानते हैं, कानून पढ़े हैं कि उस समय फिर जब दोबारा आता है तो फिर राष्ट्रपति उसको मना नहीं कर सकते हैं, बाध्यकारी हो जाते हैं कि उसको लागू करेंगे। तो वही हुआ,
दोबारा में जब आया तो ये बाध्यकारी हो गए, इनको लागू करना पड़ा। लेकिन चलिए दोबारा में लागू किए, लेकिन ये कहें तो कि जो संसद में आप लोग पास किए हैं उसको आप एक बार और सोच लीजिए, देख लीजिए उसके बारे में। तो ये दो उदाहरण हम लोग एक बहुत बड़ा उदाहरण के रूप में राष्ट्रपति का वीटो को हम लोग लेके उदाहरण देके चलते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रपति मूक होते हैं, उनका कोई ज़्यादा रोल हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग कभी कभी इसको जब आप बताएंगे कि संसद में राष्ट्रपति मूक ना हो करके एक उसका भी पद का गरिमा है, तो आप ये दो उदाहरण दे सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पेप्सू मामला भी देते हैं, मन हो तो दे दीजिए, ऐसे तो दो काफ़ी हो जाएगा, उससे ज़्यादा क्या कीजिएगा। चलिए, लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियों में अंतर, राज्यसभा की शक्तियाँ और लोकसभा की शक्तियाँ। ठीक है, तो बस पढ़िए और सब दोनों का शक्ति याद कीजिए और लिखिए, यही हम कहेंगे। तो राज्यसभा की शक्तियाँ, राज्य से संबंधित मामले। राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है, इसे राज्यों को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले को उसकी सहमति और अनुमोदन के लिए उसके पास भेजा जाना चाहिए। धन संबंधी, एक एक करके पढ़ दे कि एक ही बार में पढ़े। चलिए एक बार इसको और पढ़ लेते हैं। यदि संघ संसद किसी मामले को राज्य सूची से हटाना, स्थानांतरित करना चाहती है तो राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक होता है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं यह संसद को केंद्र और राज्यों दोनों के लिए सामान्य नई अखिल भारतीय सेवाएं प्रदान बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है। यह अनुच्छेद 312 में लिखा हुआ है। अगला है आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान, यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या वित्त आपातकाल लगाने के लिए उस समय घोषणा जारी की जाती है, तब लोकसभा भंग हो चुका हो या लोकसभा का विघटन उसके अनुमोदन के लिए अनुमत अवधि के भीतर हो जाता है, तो वह घोषणा केवल राज्यसभा द्वारा अनुमोदित होने पर भी प्रभावी हो सकती है। अनुच्छेद 352, 56 और 60 में लिखा हुआ है। ठीक है, कभी भी राज्यसभा भंग नहीं होता है, पता होगा आप लोगों को। चलिए, लोकसभा की शक्तियाँ। धन संबंधी मामलों में शक्ति, एक बार जब लोकसभा सरकार के बजट या किसी अन्य धन संबंधी कानून को पारित कर देती है तो राज्यसभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक स्थगित कर सकती है या इसमें परिवर्तन का सुझाव दे सकती है। हालांकि लोकसभा इन परिवर्तनों को स्वीकार भी कर सकती है और नहीं भी कर सकती है, उसकी मर्जी। संयुक्त बैठक में निर्णय, किसी भी साधारण कानून को दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। हालांकि दोनों सदनों के बीच किसी मतभेद की स्थिति में अंतिम निर्णय दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाकर किया जाता है। अधिक संख्या होने के कारण ऐसी बैठक में लोकसभा का दृष्टिकोण ही प्रबल होने की संभावना है। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। यदि लोकसभा के अधिकांश सदस्य यह कहें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर कोई भरोसा नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह शक्ति नहीं है। ठीक है, तो दोनों का शक्ति आप बता दिए। अब आप निष्कर्ष कीजिए और ये आंसर होगा बंद, मतलब हो जाएगा कंप्लीट। यह सर्वविदित है कि लोकतंत्र में सरकारें शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। प्लीज़ यहाँ पे ना आपको निष्कर्ष लिखने का आवश्यकता है, ना स्टेप 5, कुछ नहीं लिखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, हम लोग निष्कर्ष लिखते वक्त निष्कर्ष नहीं लिखते हैं, मतलब निष्कर्ष शब्द नहीं लिखते हैं। ये बताने का आपको जरूरत नहीं है कि हम निष्कर्ष लिख रहे हैं। लिहाजा लोकतंत्र संसदीय व्यवस्था में दो सदनों का होना अहम हो जाता है। जहाँ लोकसभा एक लोकप्रिय इच्छा का प्रतीक है तो वही राज्यसभा एक पूरक इकाई के रूप में चेक एंड बैलेंस का कार्य करता है। भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सफल यात्रा में राज्यसभा की भूमिका काफ़ी अहम है। वर्तमान समय में राज्यसभा लोकसभा की निरंकुशता, बहुमत दल के कार्यों को कानून के शासन के अंतर्गत रखने तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रभावी भूमिका के कारण काफ़ी प्रासंगिक है ना। तो अब आप इसको ख़त्म करते वक्त भी कोई कोटेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बीच में बहुत ज़्यादा नहीं कहीं डाले हैं तो आप अंतिम इसको करते वक्त भी कोई कोटेशन डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। जैसे आप लिख दीजिए कि संसद लोकतंत्र का हृदय है लेकिन संविधान उसकी आत्मा है। और अगर आप कोटेशन ज़्यादा यूज़ कर लिए हैं तो मेरे हिसाब से फिर लास्ट में मत कीजिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं अच्छा लगेगा कोई चीज़। तो इस हिसाब से आप एक बैलेंस वे में आंसर लिखिए और निश्चित ही हमको लगता है कि आप इससे ज़रूर कुछ सीखे होंगे। अगर वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। लास्ट में बोलते हैं तो आप लोग बिल्कुल नहीं सुनते हैं। ठीक है, चैनल थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, अच्छा लगता है। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर क्यों कंटिन्यू नहीं करेंगे ना।
ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि आगे कंटिन्यू क्लास हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि मैम कंटिन्यू रखिए। ठीक है, धन्यवाद।